एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में स्वागत है। आज का टॉपिक है हिस्ट्री, इतिहास। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर, जिसे यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप कौन सा देश था, कहाँ का देश था और वहाँ पे कौन कौन सी क्रांति हुई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। जिससे फर्स्ट स्लाइड है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहला इतिहास किसे कहते हैं, यानी हम लोग का पहला चैप्टर है, पहला जो क्वेश्चन है उसको बोलते इतिहास किसे कहते हैं। हम लोग जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं। यानी इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हम लोग उसे कहते हैं यानी वैसी घटना जो पूर्व में बीत चुकी है, यानी आज से पहले घटित हो चुकी है और उसका अभी साक्ष्य यानी प्रमाण के आधार पर उसे हम लोग आज भी पढ़ सकते हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है इतिहास किसे कहते हैं, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। एक भाषा में एक लाइन में कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। या और में लिखा हुआ है तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटनाओं को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वैसी घटना जो पहले बीत चुका है, पूर्व में बीत चुका है और वो उसे हम आज किसी भी तथ्य या प्रमाण के आधार पर आज हम लोग अपने सामने दिखाते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। यानी उसमें तथ्य यानी उसका पहले प्रमाण होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे पिताजी पहले मतलब हमारे दादाजी इतना बड़ा आदमी थे, चाहे कुछ करते थे, चाहे वो बादले में छेद कर देते थे, चाहे कुछ ऐसा करते थे। यानी वैसी घटना जिसमें क्या होता है, तथ्य होता है यानी प्रमाण होता है। कि पहले जैसे में बोलेंगे भारत का आजादी कब हुआ था, भारत आजाद कब हुआ था, तो बोलेंगे कि 1947 ईस्वी में। यानी 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ था, तो इसका तथ्य प्रमाण है। यानी उसका इतिहास लिखा हुआ है कि 1947 में ही आजाद हुआ था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इतिहास। नोट में लिखा हुआ है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस, यानी एक हेरोडोटस व्यक्ति थे, उसी को हम लोग इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता कहते हैं। एक कहाँ के व्यक्ति थे, एक यूनान देश के व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था यूनान देश में, यूनान देश के व्यक्ति थे यूनान। और इन्होंने संपूर्ण विश्व में इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया और इन्होंने ही सबसे पहले पूरे विश्व में इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास क्या है। उसके बाद हम अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड में क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। भारतीय नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, यानी देश से प्रेम करना। राष्ट्रवाद का सीधा मतलब होता है देश प्रेम। यानी कोई भी व्यक्ति अपने देश से यदि प्रेम करता है यानी प्यार करता है अपने देश के प्रति मरने मिटने के लिए तैयार रहता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता जागृत करती है, उसी हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ था। यानी राष्ट्रवाद को सीधा भाषा समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति मरने मिटने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो उसमें हम लगता है कि इसमें राष्ट्रवाद का भावना उमड़ जाता है। यानी इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति देखता है कि हमारे देश से किसी दूसरे देश का लड़ाई हो रहा है, तो उस देश से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उससे क्या अपने राष्ट्र से प्रेम है। इसे हम लोग दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, जो अपने देश के प्रति सोच, प्रेम और लगाव की भावना का विकास करता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम आ गया, यानी अपने देश के प्रति मरने मिटने के लिए तैयार हो गया, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में भावना पनपती है, उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। उसके बाद अगला स्लाइड है नोट, यानी राष्ट्रवाद की भावना का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण सबसे पहले यूरोप में
पुनर्जागरण काल से हुआ था। पुनर्जागरण काल का मतलब होता है यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में जो जो घटनाएं घटित हुई उसी को हम लोग पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। परंतु यह 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप से प्रकट हुई। लेकिन यानी सबसे पहले यूरोप में हो चुका था, लेकिन इसका अच्छा से विकास कब हुआ तो 1789 में एक घटना हुई थी जिसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद यह पूर्ण रूप से प्रकट हुई और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। इसमें याद रखना है। अगला है पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हैं, तो हम आप बताएं भी पुनर्जागरण काल से क्या होता है। तो लिखा है पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी फिर से सोए हुए व्यक्ति को जगाना। सोए हुए ऐसा नहीं कि नींद में, यानी वो अपने देश को भूल गया है उसी को फिर से जगाना, यानी पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगाना। और 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यानी इसे सीधा भाषा में कह सकते हैं कि वैसा काल जो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक था और उस बीच में यूरोप में जो जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई उसी को हम लोग पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, उसका राष्ट्रवाद पनपने का कारण क्या था। तो इसमें राष्ट्रवाद का, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता था कि यूरोप में एक राजा होता था और यूरोप की जनता थी जानती थी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब है यानी जो व्यक्ति अपने राजा से प्रेम करेगा, अपने राजा को चाहेगा, यानी राजा के बातों को मानेगा, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते थे यूरोप की भाषा में। लेकिन ऐसा नहीं था। कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे बड़ा कारण 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। यानी सबसे बड़ा कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण, और सबसे पहला कारण था जिसे हम लोग 1789 में क्रांति हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। दूसरा कारण था 1815 ईस्वी में हुई वियना सम्मेलन भी इसका मुख्य कारण था। इस आगे पढ़ना है कि वियना सम्मेलन क्या है, 1789 क्रांति फ्रांसीसी क्रांति क्या है। उसके बाद अगला कारण है नेपोलियन युग का अंत, यानी उसी समय एक फ्रांस का एक बहुत ही खतरनाक राजा था, नेपोलियन के नाम जानते थे, उस युग का अंत हुआ। और उसके बाद मेटरनिक युग का शुरुआत भी इसका कारण माना जाता है। और चौथा है 1830 में हुई जुलाई क्रांति भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। यानी जितने भी क्रांति हुए हैं उसी के चलते यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या, यानी वहां की जनता भड़क गई कि हम राजा से प्रेम नहीं करेंगे, राजा हम लोगों को बहुत सता रहा है, यानी अपने देश के प्रति उन लोगों के हृदय में प्रेम जागृत हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति क्या है, यानी फ्रांसीसी क्रांति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, इसे हम लोग सीधा समझते हैं कि फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां। याद रखना क्या नाम था, लुई 16वां। फ्रांस में एक राजा हुआ करता था लुई 16वां और उसकी एक पत्नी थी। वो क्या करता था, फ्रांस का जो लुई 16वां था बहुत ही निरंकुश शासन था, यानी वो जो बोलता था वो कहता था कि हम जो बोल दिए वही क्या है, कानून है, नियम है, यानी हमारे कानून को या नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये इतना निरंकुश शासन था, इतना निरंकुश शासन था कि एक बार की बात है, इसकी रानी इतनी पागल थी कि एक बार की बात है कि जो रानी और राजा एक साथ अपने जनता के बीच में भ्रमण कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। उस समय जो जनता थी भूख से त्राहिमाम कर रहे थे, यानी भूख से छटपटा रही थी और खाने को मांग रही थी, रोटी मांग रही थी, रोटी कि हमें रोटी चाहिए। राजा रानी गुजर रहा था तो हम बोल रहे थे कि हमें रोटी चाहिए। तो जो रानी है, रानी सुनती है तो अपने नौकर से बोलती है लोग क्या मांग रहे हैं, तो कहते हैं कि ये लोग रोटी मांग रहे हैं। तो रानी इतना पागल थी तो रानी क्या बोलती है कि इसे रोटी की जगह, रोटी नहीं है तो रोटी की जगह पर केक दे दो, केक खा लेगी। इतना पागल था कि उसका मतलब समझ में आ रहा था कि रानी को ये भी पता नहीं था कि रोटी का मतलब हमसे भोजन मांग रही है। बोलती है कि इसे रोटी नहीं, इसे केक दे दो, केक खाकर अपना पेट भर लेगी। इतना पागल था। वही कहता है कि फ्रांस के राजा लुई 16वां की निरंकुश शासन और गलत नीतियों की वजह से फ्रांस के बुद्धिजीवी मतलब क्या होते हैं, वैसे लोग जो समाज में एक अलग पहचान रखते हैं, यानी कुछ पढ़े लिखे होते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं, के द्वारा एक राजा के विरुद्ध, जिसका नाम लुई 16वां, 1789 ईस्वी में आंदोलन किया गया जिससे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, एक बार और की बात है कि
जो वहाँ का लुई सोलहवां जो राजा था वो उस पर टैक्स आया, यानी टैक्स लगाने के बाद आया कि दूसरा राजा ने उस पर टैक्स लगा दिया, तो बोला कि हमारे जितना भी टैक्स है दूसरे हमारे जो जनता है वो पे करेगी। इससे बहुत ज्यादा तंग आकर जो फ्रांस की जनता थी वो लुई सोलहवां को, उसकी रानी को, दोनों को एक प्रकार का मशीन होता है, उस मशीन में डाल के मूड़ी घुसा के और ऊपर से बहुत बड़ा काटने वाला चीज होता है गिरा दिया और उसका दोनों का मूड़ी वहीं पे खत्म हो गया, मूड़ी कट गया। उसके बाद उसी के बाद से फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ था। यानी सीधा बोल सकते हैं कि फ्रांस की राजा लुई सोलहवां के निरंकुश शासन और गलत नीतियों की वजह से फ्रांस के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा एक राजा के विरुद्ध 1789 में आंदोलन किया गया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। वही है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारणों का माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक लुई सोलहवां था, जो कि बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी था। निरंकुश मतलब बहुत ही निरंकुश मतलब किसी का हत्या करवा देता था, कुछ भी करवा देता था। इसके शासन काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। पादरी मतलब क्या होता है, यानी पादरी जो शब्द है, पादरी क्या होता है, पादरी का मतलब जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पूजा करने के लिए कौन होते हैं, पंडित होते हैं, उसी प्रकार से वहां पे पारसी या ईसाई जो धर्म थे उस लोगों को पूजा करने के लिए जो रखा है तो उसको हम लोग पादरी बोलते हैं। और जो कुलीन थे, कुलीन मतलब होता है जो मतलब समाज में समाज के बड़े लोग होते हैं या समाज में जिनका बहुत ज्यादा इज्जत मिलता है, उसी को हम लोग कुलीन वर्ग के नाम से जानते हैं। यानी उस समय बस पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी, उसके बाद किसी का भी स्थिति अच्छा नहीं थी। इस प्रकार से आज का क्लास यहीं तक रहता है। उसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए और उसके बारे में अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपका क्लास अच्छा लगा, आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक जरूर करें।